हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का 7th चैप्टर जो कि वेरिएशन के ऊपर है, उसका प्रैक्टिस सेट 7.3। जैसे कि हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 7.1 और 7.2 देखा था इससे पहले। 7.1 प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर सम्स देखे थे और प्रैक्टिस सेट 7.2 में हम लोग ने इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर सम्स देखा था। और प्रैक्टिस सेट अभी 7.3 जो है, जिसमें दोनों टाइप ऑफ वेरिएशंस के सम्स यहाँ पे आने वाले, मतलब इन्वर्स वेरिएशन के भी सम्स होंगे और डायरेक्ट वेरिएशन के भी सम्स होने वाले। और हम लोग को यहाँ पे पहचानना है सबसे पहले कि इन्वर्स वेरिएशन कौन सा है और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है और डायरेक्ट वेरिएशन का सम्स कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सब क्वेश्चन, उसमें से हम लोग को बताना है कि इन्वर्स वेरिएशन कौन सा है। और अगर कोई इसमें से इन्वर्स वेरिएशन नहीं होगा तो कौन सा वेरिएशन होने वाला है, वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा, बराबर। और हम लोग को डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन का रिलेशन तो पता है कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन में अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ती है, एक क्वांटिटी अगर कोई यहाँ पे बढ़ रही होगी तो उसका दूसरा क्वांटिटी भी क्या होने वाला है, इंक्रीज़ होता है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। ये तो अब सभी लोगों को पता है, या तो एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसका दूसरा क्वांटिटी भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ये हम लोग ने एग्जांपल्स देखे थे प्रैक्टिस सेट 7.1 और 7.2 में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट 7.1 और 7.2 का, तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए, फिर 7.3 आपको समझ में आएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताया, ये रिलेशन बताया। अगर इन्वर्स वेरिएशन अगर होगा तो कैसे होता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो दूसरा क्वांटिटी उसी समय पे क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। या तो एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ होने वाली है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, उसका इंक्रीज़ होगा। तो ये हम लोग ने इन्वर्स वेरिएशन में देखा था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझ लेते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स एक यूनिट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में बोला है और उनसे कंप्लीट होने वाला जॉब जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो बताया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टाइम टेकन हो गया। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर काम करने को, समझो मेरे पास 50 वर्कर्स है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो मेरे पास टोटल 50 वर्कर्स यहाँ पे है। और वो 50 वर्कर्स जो है ना, मुझे ये जो काम है ना 80 डेज़ में कंप्लीट करके दे रहे। 80 डेज़ में वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे 50। ये एग्जाम्पल है। तो 50 वर्कर्स जब जब एक साथ आएंगे, रोज़ 80 डेज़ तक कंप्लीट कर आने वाले हैं कंटिन्यूस, तो वो जो काम होगा ना, पर्टिकुलर काम, वो 80 डेज़ में कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर ये वर्कर्स इसमें से कोई कम हो गया वर्कर, जैसे कि मान लो यहाँ पे 20 वर्कर्स हो गए, आधे लोग लॉकडाउन की वजह से समझ लो गाँव चले गए, तो 20 वर्कर्स हो गए। अगर ये 20 वर्कर्स हो गए तो इनके ऊपर बर्डन आएगा काम का। तो ये 80 डेज़ का जो कंप्लीट होने वाला था, उनको डेज ज़्यादा लगेगा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स 30 वर्कर्स का हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पे कम हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो कम हो गया, 50 से 20 हो गया। तो यहाँ पे 80 से जो है ये क्वांटिटी देखो क्या हो गया, बढ़ गया। 80 से क्वांटिटी क्या हो गया, 150 हो गया। 50 से यहाँ पे 20 हो गया, लेकिन 80 से यहाँ पे 150 हो गया, ये क्वांटिटी बढ़ गया। मतलब ये कौन सा रिलेशन हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इन्वर्स वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा कि इन्वर्स वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक उनको यूनिट लेके, एक अलग से यूनिट लेके यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि लेट W नंबर ऑफ वर्कर्स है तो W लेते, तो लेट W रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स। मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या यूनिट ले रहे हैं, W लेंगे। और टाइम टेकन को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, T लेंगे, T। तो यहाँ पे वही लिख लेता हूँ मैं, एंड स्मॉल t रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन आएगा, टाइम टेकन बाय देम। ठीक है, टाइम टेकन बाय देम। तो ये दोनों W, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स W और टाइम टेकन को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, T ले लिया। तो यहाँ पे बता दिया। और हम लोग को यहाँ पे पता है कि ये कौन सा वेरिएशन में रिलेशन है, इनका कौन सा वेरिएशन का रिलेशन है, तो इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा देयर इज़ एन इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन किस में
इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। मतलब जितना वर्कर्स हम लोगों को ज़्यादा जितना वर्कर ज़्यादा होंगे उतना काम जो है वो उतना जो दिया हुआ पर्टिकुलर काम है वो कम दिन में कंप्लीट होगा। अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर कम हो गए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना नंबर ऑफ़ डेज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्वर्स वेरिएशन है तो उनका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, यहाँ पे W है, W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ T होगा। ठीक है, तो ये उसका फॉर्म है इन्वर्स वेरिएशन। और हम लोग को इसी में बताने बोला था, हम लोग को ये क्या बोला था कि इन्वर्स वेरिएशन है तो उन लोगों को बताओ इन्वर्स वेरिएशन है और उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, तो लिख लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। तो सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइजेस टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। मतलब अभी यहाँ पे आपको समझना है, वही ये भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ दिस साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझ लेते कि यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, और हम लोग को बोला है कि वो टैंक फिल करना है, वो टैंक को भरना है। अगर मैं यहाँ पे एक पाइप लाके यहाँ पे अगर ये टैंक में छोड़ दूँ, ठीक है, तो एक पाइप मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो समझ लो ये पाइप से, एक सिंगल पाइप से भरने के लिए ये पूरा टैंक को फिल होने के लिए यहाँ पे 1 आवर लग रहा है। कितना आवर लगेगा, यहाँ पे 1 आवर लग रहा है। और उसी के जैसा अगर मुझे और एक पाइप अगर यहाँ पे मिल गया, तो और एक पाइप अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सेम साइज़ और सेम इसका अगर मैंने पाइप यहाँ पे एक छोड़ दिया, तो ये जो दोनों तरफ से पानी आ रहा है, तो ये अगर दोनों तरफ से पानी आ रहा है तो ये टैंक को भरने के लिए 1 घंटा थोड़ी लगेगा। फिर एक टैंक को भरने के लिए फिर कितना घंटा लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा। अभी वैसे ही अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ पाइप्स बढ़ा दूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मतलब अगर नंबर ऑफ़ पाइप्स अगर मेरे पास यहाँ पे 4 हो गया, तो ये भी हाफ एन आवर में जो काम होने वाला था वो कितने समय में होगा, 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये 15 मिनट्स में, मतलब एक पाइप से अगर 1 घंटा लग रहा है तो 4 पाइप से मुझे कितना मिनट लगेगा, 15 मिनट्स में वो काम होगा। क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा ना, ये 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स और ये 15 मिनट्स, ऐसे मिला के पूरा 1 आवर होता है। तो जितने नंबर ऑफ़ पाइप्स यहाँ पे बढ़ेंगे उतना टाइम हम लोग को कम लगेगा। अगर और 2-3 पाइप्स होंगे तो 15 मिनट से भी और कम टाइम लगता। मतलब यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन ही है, इन्वर्स वेरिएशन में ही है। मतलब नंबर ऑफ़ पाइप, अगर एक पाइप होता तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पाइप्स होंगे तो यहाँ पे टाइम क्या लगता है, कम लगता है वो टैंक को भरने के लिए। ठीक है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा, यहाँ पे 2 यूनिट्स कौन से हैं, नंबर ऑफ़ पाइप्स है यहाँ पे ये, जिसको हम लोग एक यहाँ पे लेने वाले, और टाइम टेकन, वापस सेम टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। तो हम लोग को यही लेना पड़ेगा, लेट, यहाँ पे अभी कैपिटल N लेते हैं नंबर ऑफ़ पाइप्स का, लेट कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज एंड, तो मतलब यहाँ पे इसको हम लोग ने क्या ले लिया, N ले लिया, और यहाँ पे टाइम टेकन है इसको कैपिटल T लेता हूँ, एंड कैपिटल T represents the time taken by them to fill the tank, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को अभी पता चल गया कि ये कौन सा वेरिएशन है, यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, therefore there is an inverse variation बिटवीन, किसमें इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना इजी क्वेश्चन है, टू फिल द टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इन्वर्स प्रोपोर्शन का सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा लिखना पड़ेगा जैसे कि N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ T होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में, द पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट, मतलब यहाँ पे भी इसको भी एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं।
मैंने मान लो 1 लीटर का पेट्रोल डाला और 1 लीटर का पेट्रोल का प्राइस अभी फ़िलहाल 80 रुपीज़ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 80 रुपीज़ है। तो अगर मैं टैंक में अपने बाइक के टैंक में, अगर मैं यहाँ पे व्हीकल के टैंक में 2 लीटर्स का पेट्रोल डाल रहा हूँ तो 80 का क्या होगा, डबल होगा, जो कि 160 होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 3 लीटर्स मेरे टैंक में डालना है तो क्या होगा, 240 हो जाएगा, बराबर। मतलब जितना नंबर ऑफ में यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट का क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 से 3 हो गया तो यहाँ पे 80 से 240 होगा। मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ने वाला है तो दूसरा क्वांटिटी भी अगर बढ़ रहा है, तो ये दोनों में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा क्या दिया है, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। तो ये इट्स कॉस्ट जो है वो हम लोग को एक यूनिट लेना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे हम लोग सी ले लेते हैं। और यहाँ पे पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक, तो क्वांटिटी पेट्रोल फिल्ड, ये क्वांटिटी आने वाला है, क्योंकि कितना पेट्रोल भर रहे हैं हम लोग वो नहीं पता, तो हम लोग को वो क्वांटिटी लेना पड़ेगा। समझ लो यहाँ पे उसको क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट क्यू रिप्रेजेंट्स, let q represents the quantity, represents the quantity of petrol filled in a tank, filled in a tank, and दूसरा क्या है, and its cost बोला ना, तो हम लोग ने उसको क्या ले लिया है, c, and c represents the cost of the petrol, c represents the cost of the petrol। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, इधर बताना पड़ेगा। यहाँ पे देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन देम, ऐसा लिखो या तो पूरा लिखो तो भी चलेगा। देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन between quantity of petrol filled and cost of the petrol ओके। तो ये अलग है, यहाँ से आप मिक्स नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पेट्रोल यहाँ पे इन्वर्स डायरेक्ट वेरिएशन है, तो मुझे ऐसा बताना पड़ेगा कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ C हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसको हम लोग ने यहाँ पे अभी प्रॉपरली सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। तो ये भी समझ लेते कि क्या है एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अगर मेरा रेडियस का वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो सर्कल से, वो 3 सेंटीमीटर से बनने वाला सर्कल समझ लो इतना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है मेरा। अगर रेडियस का जो वैल्यू है वो अगर 5 सेंटीमीटर हो गया तो सर्कल का जो एरिया होगा वो मेरा बढ़ेगा, मतलब लार्ज एरिया कवर करेगा या मेरा जो 5 सेंटीमीटर से होने वाला जो सर्कल है। अगर मैंने रेडियस का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर ले लिया तो और उससे बड़ा मेरे पास सर्कल आएगा, जिससे जितना बड़ा सर्कल उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा। मतलब अगर आर का वैल्यू या आर का क्वांटिटी अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो एरिया का क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब एरिया और रेडियस जो है यहाँ पे वो क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल और रेडियस वो दोनों भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट वेरिएशन में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को भी पहले लिखना पड़ेगा। इधर बताता हूँ मैं। लेट मतलब यहाँ पे एरिया जो है ना, एरिया ऑफ अ सर्कल, उसको हम लोग यहाँ पे ए ले लेंगे, कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो चलेगा। तो एरिया ऑफ अ सर्कल को हम लोग ए ले लेते हैं और रेडियस को हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर ले लेते हैं। तो दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो लेट ए रिप्रेजेंट्स the area of a circle and capital R represents its radius उनका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, since there is a direct, यहाँ पे डायरेक्ट है तो इधर क्या आएगा, there is a direct variation between area of a circle and its radius होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगर मुझे लिखना है डायरेक्ट वेरिएशन तो कैसे आएगा, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ R, ऐसा होगा।
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। मतलब यहाँ पे हम लोग को पहचानना है पहले कि वो इन्वर्स वेरिएशन में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है। एक वॉल हम लोग को यहाँ पे बनाना है जिसमें 15 वर्कर्स, अगर 15 वर्कर्स होंगे तो यहाँ पे कितना आवर्स लगेगा उनको, 48 आवर्स यहाँ पे लगने वाला है। 15 वर्कर्स को 48 आवर्स लगता है वो पर्टिकुलर वॉल बनाने के लिए। अगर यहाँ पे सेम वॉल को अगर 30 आवर्स में मुझे बनाना है, 30 आवर्स में, तो यहाँ पे कितने वर्कर्स लगेंगे वो पूछा है। तो इसका आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मतलब आप यहाँ पे देख के बता सकते हो, अगर 15 वर्कर्स है तो उसको हम लोग को ज़्यादा टाइम लग रहा है 48 आवर्स। अगर उससे और कम टाइम चाहिए तो 15 वर्कर्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब या अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगा और ये क्वांटिटी 48 से 30 कम हो रहा है तो मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन में है। जितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा होंगे उतना काम जल्दी हो जाने वाला है। ठीक है, तो इन्वर्स वेरिएशन हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो जैसे कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को मतलब यहाँ पे 2 यूनिट्स अलग अलग डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ लेट W नहीं N ले लेता हूँ। लेट N represents the number of workers. Let N represents the number of workers. ओके, एंड दूसरा क्या है हम लोग को टाइम टेकन ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे T ले लेता हूँ। टाइम T रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे बताना है कि सिंस देयर इज़ एन इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन, किन में इन्वर्स वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब या टाइम टेकन टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे कैसे आने वाला है, n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ t आएगा। अगर n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ t है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग को k लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय t होगा इज इक्वल्स टू k आएगा। डायरेक्ट वेरिएशन में होता तो n इज इक्वल्स टू k के साथ आता सेकेंड क्वांटिटी या सेकेंड यूनिट। तो यहाँ पे किसके साथ आने वाला है, इधर n और t के साथ आएगा। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल्स टू के हो गया। और यहाँ पे क्या होने वाला है, k इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, k इज़ कांस्टेंट, या उसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, k इज़ कांस्टेंट। तो ये हमारा k का वैल्यू है, k इज़ कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब नंबर ऑफ़ वर्कर्स, मतलब n इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 15 दिया हुआ है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, और टाइम टेकन यहाँ पे कितना है 48 आवर्स। तो अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, k का वैल्यू मिलेगा। मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू मिलने वाला है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसमें n इंटू टी इक्वल्स टू के है, उसी में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 15 n की जगह पे, t की जगह पे 48 आएगा, विल बी इक्वल्स टू k आने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 48, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 48 इंटू 15, तो 5 8 सर 40 आएगा, 5 4 सर 20, 21 22 24, ठीक है, 48 1 सर 48, तो ये 0 8 12 आएगा, 7 7 20। तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिला मुझे k का, देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 720 आया। तो ये k का वैल्यू कितना है 720। अगर हम लोग अभी k का वैल्यू लिखा हुआ है तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या आएगा, n इंटू टी इज इक्वल्स टू के दिया है ना। तो जैसे कि हम लोग को n और t का वैल्यू तो नहीं लिखना है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, लेकिन k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 72 डालना है। तो ये जो हम लोगों को फॉर्म होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
ठीक है, अभी हम लोग को ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, कौन सा, जो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था 30 आवर्स अगर काम को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है तो कितने वर्कर्स लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, जैसे कि व्हेन वर्क टाइम कितना बोला है यहाँ पे 30 आवर्स बोला है, तभी n का नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं नहीं पता। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में ही क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो देयरफॉर n मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल्स टू 720, उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n मल्टीप्लाई बाय t का वैल्यू कितना है 30 इज इक्वल्स टू 720। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n विल बी इक्वल्स टू 720 मल्टी डिवाइड बाय 30 होगा। ये 0 और 0 कट होगा तो इधर क्या बचेगा, तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 1 कैरी और 3 4s आर 12। मतलब यहाँ पे n का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 24 मिलेगा। n का वैल्यू कितना है 24। मतलब अगर 30 आवर्स में अगर कोई काम कंप्लीट करना है तो वहाँ पे कितने वर्कर्स लगेंगे 24 वर्कर्स। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख ले रहा हूँ, देयरफॉर 24 वर्कर्स विल बी required, 24 workers will be required to build the wall in 30 hours, to build a wall in 30 hours। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags। मतलब यहाँ पे एक मशीन को 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर ऑफ मिल्क भरने के लिए अगर 3 मिनट लगता है। ठीक है, एक मशीन को 120 बैग्स को फिल करने के लिए 3 मिनट्स लगता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1800 बैग्स को अगर फिल करना है वही सेम मशीन से तो कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग को यहाँ पे पूछा है। अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बढ़ गया, तो टाइम भी क्या होने वाला है यहाँ पे बढ़ने वाला है। मतलब जितने नंबर ऑफ बैग्स, अगर ये 1800 का बैग्स अगर मैं 5000 कर दूँ तो यहाँ पे टाइम भी क्या होने वाला है, इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो मुझे उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा यहाँ पे सोल्यूशन में। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ इसको लिखने के लिए। लेट बी ले लेता हूँ, बी, लेट बी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बैग्स। आप जैसा कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे आप ले सकते हो, जो आपको पसंद आया वो आप ले सकते हो। तो लेट बी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बैग्स एंड टी रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन टू fill them, टाइम टेकन टू फिल देम, या टाइम टेकन टू टाइम रिक्वायर्ड टू फिल दी बैग्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा सिंस देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, बिटवीन, किसमें डायरेक्ट वेरिएशन है, बिटवीन नंबर ऑफ बैग्स and time taken to fill them, ओके। तो ये दोनों भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, b विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ t है, तो अगर ये साइन हटाना है तो b विल बी इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई बाय k होगा, वेर k इज़ कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोलेंगे। तो ये इतना आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। व्हेन, सबसे पहला वाला ये कंडीशन, नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है 120 दिया है, तो व्हेन b विल बी इक्वल्स टू 120, उसको टाइम कितना लग रहा है, देन t इक्वल्स टू 3। तो ये इसी में हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर ये 120 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय k आएगा। तो 120 जब यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होगा ये 3 इधर, तो ये डिवीजन में नीचे जाएगा और यहाँ पे आएगा k। अभी यहाँ पे 120 को 3 से रिड्यूस करना है, तो इधर आएगा 3 1s आर 3 और 3 4s आर 12 और 0, देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 40। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू हम लोग को कितना आया है, 40 आया है। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखते हैं। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ b इज इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई बाय k। तो b का भी वैल्यू भी वैसा ही रहेगा, t भी वैसे का वैसे ही, और k का वैल्यू कितना आने वाला है 40।
तो आप इसको t इंटू 40 लिखो या b इज इक्वल्स टू 40t लिखो, तो ये भी सही है, ये भी राइट ही है। तो ये आगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आगे हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि व्हेन b इक्वल्स टू 1800 बैग्स, व्हेन b का वैल्यू हम लोग को दिया है 1800 और उसको टाइम कितना लगेगा वो हम लोग को क्वेश्चन मार्क में दिया है। तो अभी ये जो वैल्यूज़ है वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में। जैसे कि ये b इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाई टी, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और b का वैल्यू 1800 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाई टी, तो 1800 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल्स टू टी आएगा। तो ये 0 0 तो यहाँ पे कट हो रहा है, और 4 से अगर 180 को डिवाइड करें तो 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, 2 कैरी 4 5 सा 20, जिसका मतलब टी कितना है यहाँ पे 45 मिनट्स आएगा। मतलब अगर 120 बैग्स को 3 मिनट मशीन को लग रहा है फिल करने के लिए, तो यहाँ पे 1800 बैग्स को फिल करने के लिए 45 मिनट्स लगता है मशीन को। यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लास्ट में, देयरफॉर 1800 bags of half liter milk can be filled by machine in 45 minutes। मतलब 1800 बैग्स हाफ लीटर के मिल्क के उसको मशीन को कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट्स लग रहा है पूरे 1800 बैग्स को फिल करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जिसको हम लोग ने अभी देखा। आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो नीचे जाते फोर्थ क्वेश्चन को भी समझ लेते कि क्या है, पहले मैं रीड कर लेता हूँ। अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, और आगे बोला है व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ़ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स। तो ये पहले समझ लो, अगर कार 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चल रहा है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के लिए उसको 8 आवर्स लगने वाला है। अगर उसको वही जो डिस्टेंस है, वही जो जर्नी है, अगर वो 7.5 आवर्स में अगर उसको कंप्लीट करना है 7.5 आवर्स में, तो उसको कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा वो पूछा है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। यहाँ पे कितना स्पीड होगा गाड़ी का तब 7.5 आवर्स लगेगा ऐसा नहीं पूछा है। गाड़ी का जो स्पीड है 60 किलोमीटर से कितना ऊपर बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे समझो, अगर मैंने यहाँ पे मतलब टाइम 8 आवर्स से 7.5 आवर्स लग रहे हैं, तो कब होगा जब मैं यहाँ पे गाड़ी का स्पीड इंक्रीज़ करूँगा। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर लिया 65 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड यहाँ पे बढ़ा दिया, तो 65 किलोमीटर्स पर ये स्पीड हम लोग को नहीं निकालना है। हम लोग को कितना क्या निकालना है कि जो गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर से कितना इंक्रीज़ किया तब 8 आवर्स का 7.5 आवर्स लगा, ऐसे पूछा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 65 माइनस 60 करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसने बढ़ाया था, तभी 8 आवर्स का जो जर्नी था वो 7.5 आवर्स में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को ये पहले ये 65 जो भी एग्जाम्पल में जो वैल्यू लिया है ना वो पहले निकालना पड़ेगा, बाद में हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सोल्यूशन में रिप्रेजेंट करना है, उनका यूनिट्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पीड जो है उसको हम लोग यहाँ पे एस ले लेते हैं। तो लेट एस स्मॉल एस रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द कार, एस रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर्स पर आवर, जो हम लोग को पता है किलोमीटर्स पर आवर में ही दिया हुआ है। एंड अगर स्मॉल एस लिया तो स्मॉल टी ले लेता हूँ, एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन टू रीच, या टाइम टेकन जो भी है, टाइम टेकन लिखो या टाइम रिक्वायर्ड लिखो चलेगा। यहाँ पे सिंस या उल्टा देयरफॉर डालो उसको, या सिंस प्रॉपरली वर्ड्स में लिखो तो भी चलेगा। सिंस देयर इज़ अ डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, सिंस देयर इज़ एन इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे अगर जल्दी पहुँचना है तो स्पीड बढ़ाना है, अगर और टाइम पहुँचने के लिए लगाना है तो हम लोग को यहाँ पे स्पीड कम करना पड़ेगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन है। सिंस देयर इज़ एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन स्पीड ऑफ द कार एंड टाइम टेकन ठीक, तो इनवर्स वेरिएशन का सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे आएगा, एस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टी। तो ये करना है
हटेगा कैसे, इन्वर्स का वो जो सिंबल है वो कैसे हटेगा, s मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू के लेके हटेगा, इक्वल्स टू के, वेर के इज़ क्या है कांस्टेंट, के इज़ क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट है के का वैल्यू, ठीक है, s इंटू टी इक्वल्स टू के हो गया। अभी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, अभी दोनों वैल्यू जो दिया है उससे हम लोग दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले s का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है कि 60 किलोमीटर्स पर आवर, कब, जब t, और तब टाइम कितना लगेगा 8 आवर्स। तो ये दोनों भी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो s 60 है, t का वैल्यू 8 है, इज इक्वल्स टू k आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 सर 48 आया, मतलब 480 k आया, इज इक्वल्स टू k, दैट इज़ k विल बी इक्वल्स टू 480। तो k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला। उससे हम लोग क्या निकालते, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इसमें डालना है हम लोग को k का वैल्यू, तो s इंटू टी इज इक्वल्स टू के है, सबसे पहले वो लिख लेता हूँ, बाद में s इंटू टी इज इक्वल्स टू कितना होगा 480 होगा, s इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 480। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग को क्या करना है, आगे का जो बोला है ना 7.5 आवर्स में अगर उसको पहुंचना है तो सबसे पहले स्पीड निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 7.5 आवर्स बोला है, और 7.5 आवर्स मतलब 7.5 लिख सकते हैं हम लोग, 7.5 मतलब 7.5, और s कितना है नहीं पता, तो हम लोग को वो निकालना है। तो देयर फोर यहाँ पे कैसे आएगा, देखो s मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू 480 हो गया, s का वैल्यू नहीं पता, t का वैल्यू हम लोग को 7.5 लेना है, इज इक्वल्स टू 480 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में s इज इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाय 7.5 आएगा। अभी यहाँ पे आप समझ लो कि एक सिंगल नंबर बाद पॉइंट है, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मतलब मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। फॉर सपोज यहाँ पे 6.28 है, पॉइंट के बाद कितना नंबर से 2 है, और मुझे यहाँ पे पॉइंट हटाना है, और कोई एक डिनोमिनेटर में समझो यहाँ पे 5 दिया है, और सबसे पहले पॉइंट हटाना है, तो 2 नंबर बाद पॉइंट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। जैसे कि यहाँ पे अभी सिंगल नंबर बाद पॉइंट है इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 किया। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स होता कोई पॉइंट के बाद तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मुझे 1000 से करना पड़ता, मतलब 3 जीरो से करना पड़ता। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 4800 आएगा, और 7.5 इंटू 10 करेंगे तो इधर मुझे 75 मिलेगा। अभी रिड्यूस करना है, यहाँ पे शायद 5 से रिड्यूस हो रहा है, तो 5 1 सर 5 आएगा, 2 कैरी 5 5 सर 25, और 4800 को कैसे करेंगे, 5 9 सर 45, 3 आएगा, 5 6 सर 30 और 0 वापस 5 से हो रहा है, तो 5 3 सा 15 और 5 1 सा 5, 4 कैरी, 5 9 सा 45 और 5 2 सा 10 आएगा, तो 192 आया। जो भी कुछ बचा है जैसे कि s इज इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाय 3 है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे 3 से रिड्यूस करेंगे, 192 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 सर 3 3 6 सर 18, 1 कैरी 3 4 सर 12। तो यहाँ पे s विल बी इक्वल्स टू कितना आया, 64 आया, मतलब s 64 क्या है, किलोमीटर्स पर आवर है। यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला वाला जो स्पीड था वो कितना था, 60 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड था, और स्पीड इंक्रीज़ कितना किया है, 64 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड यहाँ पे बढ़ा दिया। तो हम लोग को यहाँ पे माइनस करना है ना, तो 64 माइनस जब हम 60 करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे कितना स्पीड बढ़ाया था, तो 4 किलोमीटर का स्पीड यहाँ पे बढ़ाया था। तो हम लोग को ये सब लिखना पड़ेगा, द स्पीड ऑफ व्हीकल या स्पीड ऑफ द कार इज़ 64 kilometers per hour to cover the distance in 7.5 hours, to cover the distance in 7.5 hours. Therefore the increase in speed will be, या should be, इंक्रीज इन स्पीड शुड बी इक्वल्स टू 64 माइनस 60 करना है, जो कि हम लोग को आंसर आएगा 4 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि आंसर क्या आएगा 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द कार इज़ 4 किलोमीटर्स पर आवर।
ठीक है। अगर 60 या 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उसको 8 आवर्स लगता है पहुंचने के लिए। हम लोग को यहाँ पे बोला है कि 7.5 आवर्स टाइम लगेगा। 7.5 आवर्स कब टाइम लगेगा, जब उसका वो स्पीड कितना होगा, 64 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड होगा। तो कितने से इंक्रीज़ किया, 64 माइनस 60 से यहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, तो ये हम लोग को जो फाइंड आउट करना बोला था, करने के लिए बोला, तो ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को माइनस करने के बाद किया, जो कि 4 किलोमीटर आया। तो 4 किलोमीटर का स्पीड उसने बढ़ाया था, तभी ये जो कार है, ये जो व्हीकल है, जो 8 आवर्स में पहुँचने वाला था, वो 7.5 आवर्स में पहुँच गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट 7.3 भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।